नमस्ते एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। टॉपिक है हमारी टाइफाइड फीवर की। टाइफाइड फीवर क्या होती है? टाइफाइड फीवर को समझने से पहले हम समझेंगे कि फीवर क्या होती है। फीवर जब होती है हमें जब भी कोई से अनवांटेड सब्सटेंस, फॉरिजन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिसे हमारी बॉडी नहीं जानती है, वो जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो जो हमारी बॉडी के WBCs और RBCs होते हैं वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। जब वो फाइट करते हैं तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारा वाइटल साइन टेम्परेचर, वो थोड़ा सा राइज हो जाता है। 98.6 से थोड़ा अगर बढ़ जाता है तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फीवर। अब हम समझें टाइफाइड फीवर क्या होती है। तो एंटेरिक फीवर इज ऑल्सो नोन एज टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर इज एन एक्यूट इलनेस एसोसिएटेड विद फीवर caused by the एस टाइफाइड बैक्टीरिया. It can also be caused by S paratyphi it related bacterium that usually caused by less severe illness. जो टाइफाइड फीवर होती है एक्यूट मतलब कि कम समय में होने वाली इलनेस होती है, एसोसिएटेड विद फीवर। किसके द्वारा ये होती है? ये होती है हमें एस टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होती है। और ये हमें एस पैराथाइफाइड बैक्टीरिया के बारे में के कारण भी हो सकती है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे इसमें बैक्टीरिया फैलता है, कैसे स्प्रेड होता है, सब कुछ डिटेल में हम आगे समझेंगे। मेजर क्यूज क्या होगा? मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी। मोर्बिडिटी मतलब जो इस डिसीज से पहले से ग्रसित रहते हैं, जो जिनको पहले से डिसीज होती है, उस चीज से ये स्प्रेड जो होती है इसके कारण होते हैं। और एक मोर्टेलिटी मतलब कि इस डिसीज के कारण डेथ हो गई वो। ओके, सो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होती है? फूड वाटर बोर्न डिसीज। जिसे फूड वाटर बोर्न भी डिसीज कहते हैं, मतलब खाने और पीने, पानी और खाना दोनों से ये इस बीमारी का जन्म होता है मेनली। मतलब जो खाना पड़ा रहता है और जो पानी रहता है जिसके अंदर एस टाइफाइड बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, और वो खाना अगर कोई पेशेंट या फिर कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर ले तो उसे डिसीज होगी, वो फैल जाएगी। द बैक्टीरिया डिपोजिट इन वाटर। और फूड जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिपोजिट होते हैं पानी और खाने में, और जो ह्यूमन उसको कैरी करता है उसके अंदर वो बीमारी हो सकती है और उनसे दूसरे व्यक्ति को बीमारी फैल सकती है। तो इसके क्यूजेस कारण क्या क्या होते हैं? एक तो होता है बैक्टीरिया, एक होता है ट्रांसमिशन। एक तो बैक्टीरिया के थ्रू होती है बीमारी, एक होता है ट्रांसमिशन के थ्रू। बैक्टीरिया के थ्रू कैसे? क्लोज बाय बैक्टीरिया एस टाइफाइड। जो एक्स टाइफाइड बैक्टीरिया होता है उसके कारण बीमारी होती है। कौन एस टाइफाइड बैक्टीरिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो करता है कौन से बोले एंट्रोबैक्टीरिया का ही जो की फैमिली से जो बैक्टीरिया होता है एस टाइफाइड, ये निकल के आता है। इसे ग्राम नेगेटिव एसिडस में रखा गया है। बेस्ट ग्रोथ एट 37 डिग्री सेल्सियस। जो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है उसमें जो हमारा बैक्टीरिया होता है एस टाइफाइड, इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छे से होती है। ओके, नाउ ट्रांसमिशन कैसे हो सकती है? कैसे डिसीज फैल सकती है? कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है? तो फेशियल रूट और ओरल रूट। मतलब फेशियल मतलब ये सब छींकते हैं, ओरल दिस डिसीज कैन बी स्प्रेड। मतलब जैसे हमने छींका और सामने कोई दूसरा है पेशेंट खड़ा है इस फीवर से रिलेटेड, और वो छींका और हमारे ऊपर उसकी स्पीड आ गई तो इस चीज़ से हम इस पे इन्फेक्टेड हम भी हो जाएंगे। क्लोज कॉन्टैक्ट विद पेशेंट और केयर्स। अगर आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है ऐसी जगह पे जहाँ पे पेशेंट्स रहते हैं, पैथोलॉजी लैब्स वगैरह हो गए, उसमें अगर आप पेशेंट के क्लोज में आते हो तो अभी आपको डिसीज फैल सकती है। कॉन्टामिनेट वाटर एंड फूड आर द मेन सोर्स। मतलब जो कॉन्टामिनेट वाटर होता है जिसमें एस टाइफाइड बैक्टीरिया होता है, और फूड जिसमें एक्स टाइफाइड बैक्टीरिया जो रहता है उससे ये जो डिसीज होती है स्प्रेड हो सकती है। इस टाइफाइड कॉन्टीजियस। क्या टाइफाइड कॉन्टीजियस है? कॉन्टीजियस मतलब कि क्या ये स्प्रेडेबल डिसीज है? तो यस, ये स्प्रेडेबल फीवर है। टाइफाइड फीवर इज हाईली कॉन्टीजियस। ये हाईली कॉन्टीजियस होती है। अन इन्फेक्टेड पर्सन कैन पास द बैक्टीरिया आउट ऑफ देयर बॉडी इन देयर स्टूल, फेसेस लेस कॉमनली इन देयर यूरिन। जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है अपने स्टूल में जो ये बैक्टीरिया जो होता है उसको पास आउट कर सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल में जो बैक्टीरिया है वो आता है और उसके यूरिन में भी हो सकता है, और उसके थ्रू जो स्प्रेड होगी वो उस पेशेंट के द्वारा फैल सकती है। कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर सप्लाई कैन टेंट द फूड सप्लाई। द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फॉर वीक्स इन वाटर और डेड सोल। जो बैक्टीरिया होता है अगर किसी पानी में वो बैक्टीरिया है तो बहुत वीक तक उस पानी में रह सकता है, और अगर उस पानी का उस खाने को अगर कोई कंज्यूमर कोई पेशेंट कंज्यूम करता है तो उसको इस डिसीज हो जाएगी। हाउ डज पीपल गेट टाइफाइड फीवर? पीपल को मेनली टाइफाइड फीवर होती कैसे? तो जो वर्क करते हैं और जिनका ट्रेवल एरिया ऐसा होता है जहाँ पर जो टाइफाइड फीवर होती है एंडेमिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, ऐसे लोगों को टाइफाइड होने के कारण ज़्यादा हो सकते हैं। वर्क ऐसा क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजी पे काम वगैरह करते हैं, उनको भी जो बैक्टीरिया होता है ये लगने के चांस बहुत जल्दी होते हैं। हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विद सम हु इज इन्फेक्टेड। ऐसा पर्सन जो कि पहले से इन्फेक्टेड, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में जाओगे तो ऑब्वियसली आपको डिसीज जो कि लगेगी।
ड्रिंक वाटर कंटेमिनेट बाय द स्वेट दैट कंटेन्स एस टाइफाइड, जिस वाटर में एस टाइफाइड बैक्टीरिया रहता है उसको अगर आपने पी लिया तो आपको टाइफाइड हो सकती है। जो एस टाइफाइड बैक्टीरिया होता है यही मेन कारण होता है हमारे टाइफाइड का। हाउ लॉन्ग इज अ पर्सन विद टाइफाइड फीवर कंटिजियस, मतलब कब तक कोई इंसान टाइफाइड फीवर को फैला सकता है। जैसे कभी लाइफ में किसी को फीवर हुई है तो कब तक टाइफाइड हुआ है तो उसको कब तक फैला सकता है, मेनली जब तक उसकी बॉडी में एस टाइफाइड बैक्टीरिया रहेगा चांसेस है कि उसकी बॉडी से वो फीवर जब तक जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड होता है। ओके, तो देखते हैं कैसे होता है। अ पर्सन विद टाइफाइड फीवर इज कंटिजियस एनीवेयर फ्रॉम डेज टू ईयर्स, कभी भी कुछ दिन से लगाकर तो बहुत साल तक जो पर्सन हो सकता है वो ये डिसीज को स्प्रेड कर सकता है। सब रिसर्च सजेस्ट दैट अ फ्यू इंडिविजुअल में बी कंटिजियस इनडेफिनेटली, कुछ रिसर्च ने बताया कि इसमें बहुत इनडेफिनेटली मतलब हम डिफाइन कर सकते इतनी ज़्यादा जो लोग होते हैं ऐसे डिसीज को फैला सकते हैं। अबाउट 3 to 5% ऑफ पीपल बिकम कैरियर्स ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर द एक्यूट इलनेस, 3 से 5% जो पीपल होते हैं वो कैरीज कर लेते हैं बैक्टीरिया को, कैरी कर लेते हैं। इसके बाद जो एक्यूट इलनेस होती है कम समय के लिए होती है वो लोग 3 से 5% जो कि कैरी कर लेते हैं। उधर सफर्स अ वेरी माइल्ड इलनेस दैट गोज अनरिकॉग्नाइज्ड, दिस पीपल में बिकम लॉन्ग टर्म कैरियर्स ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म कुछ पीपल ऐसे जो इस बैक्टीरिया को लॉन्ग टर्म के लिए कैरी करके रखते हैं, मतलब कभी भी अगर उनके कॉन्टेक्ट में कोई पेशेंट आएगा कोई पर्सन आएगा तो उसको वो स्प्रेड जो होगी इन्फेक्शन जो होगा वो उसकी बॉडी में एंटर कर सकता है। ओके, व्हाट डज द प्रोग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर, प्रोग्नोसिस क्या क्या होता है टाइफाइड का, विद अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी मोस्ट पेशेंट रिकवर फ्रॉम द डिसीज, विथ अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी हम पेशेंट को एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं, जैसे उसकी जो फीवर होगी वो एक्यूट टाइम करेगी उसी टाइम पे अगर हमने उसको एंटीबायोटिक थेरेपी दे दी, एंटीबायोटिक ड्रग्स दे दी, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरोक्विनाइन और भी बहुत सारे ड्रग्स होते हैं कॉम्बिनेशन में जो कि हमें देने होते हैं, हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे, तो डिसीज जो होती है वो रिकवर हो सकते हैं। हमें 30% ऑफ पीपल हु डू नॉट रिसीव थेरेपी विल डाई, ऐसा केस सामने आया रिसर्च के दौरान कि जो 30% पेशेंट होते हैं जो टाइफाइड फीवर का उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला टाइम पे, उनमें से 30% जो पीपल है वो मर चुके हैं। एनुअली इन द यूनाइटेड स्टेट की बात, देयर आर अबाउट 300 to 400 केसेस, 300 से 400 केसेस हुए थे जिसमें से ओनली 1 or 2 डेथ ईच है, 1 से 2 जो होती है बस डेथ होती है, बाकी के सारे रिकवर हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ दोस्त हु गॉट सिक एंड फेल्ड टू रिसीव अ वैक्सीनेशन पीरियड टू ट्रेवल, इनमें से ज़्यादातर कौन थे जिनमें ट्रेवल करते हैं और जिनको ऐसे फील्ड में काम रहता है जहाँ पे टाइफाइड फीवर होती है एंडेमिक रहती है और उन लोगों ने अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो उनको वो जो होते हैं वो ज़्यादा डिसीज से अफेक्टेड हुए। ओके, टाइफाइड फीवर किल्स 100,000 पीपल एनुअल ईच ईयर, मोस्ट दैट ऑकर्स इन द डेवलपिंग कंट्री वेयर द डिजीज इज कॉमन, ऐसे डिजीज इससे जो टाइफाइड होती है इससे 100 से 1000 के बीच में पीपल हर साल लोगों में मरते रहते हैं, ज़्यादातर उस कंट्री में मरते हैं जहाँ पे जो डिसीज है कॉमन है। ओके, पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या कहती है, कैसे ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है ये समझे हम। ओके, सबसे पहले इंजेस्ट कॉन्टेमिनेटेड फूड, ऐसा खाना या पानी हमने पिया जिसके अंदर बैक्टीरिया था, तो जो खाना और पानी जैसे ही हमारे मुंह से हमारे बॉडी में जाएगा तो इंजेस्टेड बेसिकल इन्वॉल्व स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकस, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकस होगा उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, किसके थ्रू, बेसिल के द्वारा। नाउ अब जो ये बेसिल बैक्टीरिया होगा ये टेकन बाय द माइक्रोफेजेस, जो हमारे माइक्रोफेजेस होंगे उनके द्वारा ये लिया जाएगा और ट्रांसफर टू द रीजनल लिम्फोनोड नोड, जो लेने के बाद जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, जो कि हमारी कनेक्टर ऑफ द और बॉडी नेटवर्क होते हैं हमारी बॉडी का, जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से आपस में कनेक्टेड रख करके रखते हैं। अब अगर इनके अंदर जा गया तो मतलब पूरी बॉडी में फैलना चाहिए। इसके बाद में एस टाइफाइड मल्टीप्लाई इन द इंटेस्टाइनल लिम्फोसाइट टिश्यू, जो इंपोर्टेंट टिश्यूज टू टिश्यू जो हो गए मल्टीप्लाई होता रहेगा एस टाइफाइड जो बैक्टीरिया रहेगा हमारा। इसके बाद क्या होगा, इंटरेक्ट विथ इंटरोसाइट्स एंड एम सेल्स, अब किससे इंटरेक्ट करेगा, किससे मिलेगा ये, इंट्रोसाइट्स और एम सेल्स, इनसे आपस में मिलेगा ड्यूरिंग द 1 to 3 वीक ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। इस पीरियड को हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि 1 से 3 वीक करेगा। इसमें पेशेंट को मेनली डायरिया लगेगा लपक के। उसके बाद में एंड ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड को खत्म होने के बाद में जो बेसिकल एंटर करेगा क्या हमारे ब्लड स्ट्रीम में, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ब्लड स्ट्रीम में जो चाहेगा उस फेस को हम बोलेंगे बैक्टीरियमिया फेस। बैक्टीरियम फेस वन साइड ऑफ टाइफाइड फीवर, ये एक वन साइड एक फेस होता है टाइफाइड फीवर का। ओके, इसके बाद में क्या होगा, जो बैक्टीरिया इन्वेड द गोल ब्लैडर, इसके बाद में जो बैक्टीरिया का वो गोल ब्लैडर को घेरेगा, बेलरी सिस्टम को घेरेगा, लिम्फेटिक टिश्यूज को ऑफ द बाउल एंड मल्टीप्लाई इन हाई नंबर, वो ज़्यादा नंबर पे मल्टीप्लाई होता रहेगा और टेकन पास इनटू द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो हमारी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होगी उससे बाहर जाके स्टूल के फॉर्म में निकल जाएगा। स्टूल के फॉर्म में नहीं, स्टूल के साथ में निकलेगा और वहाँ से स्प्रेड होने के चांसेस इसके रहते हैं।
ओके, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड इज द टिपिकली अबाउट 10 to 14 डेज, बट इट कैन बी लॉन्गर एंड द वनसेट मीन्स जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा 10 से 14 दिन का रहेगा, बट ये लंबा भी जा सकता है। इसके चार मेनली जो चार फेसेस होते हैं, हम समझते हैं चार फेसेस क्या होता है। स्टेज 1, इसकी 4 स्टेज होती है। सॉरी, स्टेज 1 क्या होती है? फर्स्ट वीक में होती है। फर्स्ट वीक में क्या होगा? स्लोली राइजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर वो धीरे धीरे बढ़ेगा। 4 से 5 दिन तक हमारा टेम्परेचर रहेगा। अगर हमने एंटीबायोटिक्स लिए हैं प्रॉपर तो मे बी दिस कैन बी गोन, बट अगर हमने नहीं लिया तो फिर एब्डोमिनल पेन होने लगेगा, मिलाइजिया होगा। मिलाइजिया हो जाएगा। मिलाइजिया मतलब कि जो कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, चिड़चिड़ापन सा रहेगा, वो मिलाइजिया में इनका सिंपल लैंग्वेज में तो हमें चिड़चिड़ापन महसूस होगा। और हेडेक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया मतलब जो हार्ट बीट रहेगी वो हमारी बहुत स्लो हो जाएगी। एंड ऑफ फर्स्ट वीक के खत्म होने के बाद में क्या क्या होता है? रोजेस स्पॉट्स में अपेयर होता है अपर एब्डोमिनल एंड ऑन द बैक ऑफ द एक्सप्रेशन, जो हमारे रेड स्पॉट टाइप के रेसेस हो जाएंगे हमारे एब्डोमिन साइड और द जो बैक होती है हमारी एक्सप्रेशन उसमें। कफ होगी, इसमें मेनली सूखी खांसी चलती है। एब्डोमिनल डिस्टिलेशन विद टेंडरनेस, जो हमारे एब्डोमिनल पेन होगा वो टेंडरनेस मतलब इसमें मरोड़े टाइप आएगी और डायरिया लगे रहेगा। ओके, अब स्टेज सेकेंड में क्या होगा? स्टेज सेकेंड वीक में ये होगा जो साइन एंड सिम्टम फर्स्ट वीक में है दिखे हैं हमें, फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग में वीक में, वो कंटिन्यूसली प्रोग्रेस करते रहेंगे, मतलब मल्टीप्लाई रहेंगे और बॉडी पे हाईली होते रहेंगे। एंड ऑफ द सेकेंड वीक डिलीरूबिन हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, देन पेशेंट कैन गो इन कोमा। पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। अगर इस दौरान उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो पेशेंट के चांसेस है कि वो कोमा में जा सकता है। एक बार अगर पेशेंट कोमा जाता है वो चांसेस है, अगर सही ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिला तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अगर इन सब फेज को पेशेंट पार कर जाता है विद द प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो जो स्टेज थर्ड आती है उसमें क्या होता है? फिब्रिलिन बिकम टॉक्सिक एंड एनोरोक्सिक। जो फिब्रिलिन होगा वो ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, वो एनोरोक्सिक हो जाएगा। सिग्निफिकेंट वेट लॉस, जो वेट लॉस होगा वो बहुत जल्दी से कम होगा। टाइफाइड स्टेट हो जाएगी, इसमें कंफ्यूजन होगा, मतलब उसको समझ में नहीं आएगा, जो ब्रेन होगा सही से वर्क नहीं करेगा, साइकोलॉजी भी वो थोड़ा वीक पड़ जाएगा। हाई रिस्क 5 से 10% हेमरेज, मतलब ब्लड हेमरेज हो सकता है। उसके बाद में प्रोडिफिकेशन में कुछ डेथ भी हो सकती है। अगर यहाँ तक पेशेंट सर्वाइव कर जाता है टेबलेट्स ड्रग वगैरह ले लेकर, प्रॉपर एंटीबायोटिक और प्रॉपर ट्रीटमेंट का, तो स्टेज जो फोर्थ होगी जो कि हमारे फोर्थ वीक में चलेगी, उसमें वो फोर्थ वीक इज नोन एज रिकवरी पीरियड। रिकवरी पीरियड में क्या होगा? इफ द इंडिविजुअल सर्वाइव्स टू द फोर्थ वीक, अगर इंडिविजुअल चौथे हफ्ते तक सर्वाइव कर जाता है तो फीवर, मेंटल स्टेट एंड द एब्डोमिनल टेंशन स्लोली इंप्रूव ओवर अ फ्यू डेज। जो फीवर होगी उसकी कम हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस में उसकी सुधार आएगा, एब्डोमिनल डिस्टिनेशन भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा दिनों के साथ में, कुछ दिन के साथ। इंटेस्टाइनल एंड न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन में स्टिल ऑक्यूपेशन सर्वाइव अंटिल, जो हमारा इंटेस्टाइनल और न्यूरोलॉजी, हमारी जो इंटेस्टाइन रहेगी और जो न्यूरोलॉजिक कॉम्प्लिकेशन रहेंगे वो बने रहेंगे कुछ दिन तक। वेट लॉस एंड डिबिलिटिंग वीकनेस लास्ट मंथ, आखिरी महीने तक, 1 महीने तक जो होगी हमारी वेट लॉस होता रहेगा और जो वीकनेस रहेगी वो महसूस होती रहेगी बॉडी में। सम सर्वाइव्स बिकम एसिम्प्टोमेटिक एज टाइफाइड कैरीज एंड हैव द पोटेंशियल और ट्रांसमिट द बैक्टीरिया इंडिविजुअली। अब टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर, बहुत तेज फीवर रहेगी, हेडेक होगा, वीकनेस होगी बॉडी में, सूखी खांसी रहेगी, स्टमक पेन रहेगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा और पीठ पे रेशेस हो जाएंगे लाल कलर के। इसके बाद थायराइड के पैराथायराइड फीवर। थायराइड फीवर के बाद पैराथायराइड फीवर क्या होता है? कोर्स टेंड्स टू बी शॉर्टर एंड मिल्डर देन दैट ऑफ थायराइड फीवर, टाइफाइड फीवर। जो कोर्स रहता है इसका ये कम समय के लिए रहता है और मिल्डर होता है किससे? टाइफाइड से कम समय के लिए। एंड द वन साइड इज ऑफ्टन मोर एब्रोड विद द एक्वट एंटरटाइटिस। इसमें जो एंटरटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन, एंटरटाइटिस मतलब क्या होता है? हमारे इंटेस्टाइन में सूजन होना। द रिजल्ट्स में बी मोर एविडेंट एंड द इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन लेस फ्रीक्वेंट। जो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन होंगे वो कम मात्रा में होंगे और ये कम समय, शॉर्टर पीरियड के लिए होती है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। परफ्यूरेशन होगा बाउल में, हमारे हेमरेज होगा। नेक्स्ट स्पेटिक फोकिस के बाद बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, बोन और जॉइंट में इन्फेक्शन होगा। मेनिंगाइटिस होगी, कोलेक्टोसाइटिस होगी, मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन का इनर पार्ट होता है कोलेस्टाइटिस, उसमें थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन रहेगा। टॉक्सोफिनोलिन क्या कि मायोकार्डियटाइटिस होगी, नेफ्रोटाइटिस हमारे किडनी और हार्ट्स में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगा। एक क्रोनिक कैरेज, प्रेसिडेंट गोल ब्लैडर कैरेज। ओके, डायग्नोसिस एंड हम इसको डायग्नोस और इन्वेस्टिगेशन कैसे कर सकते हैं? टाइफाइड को डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं इसका? तो पहला होता है ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर के थ्रू हम इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। अनदर स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट। स्पेसिफिक सीरोलॉजिक टेस्ट में क्या होता है? आइडेंटिफाई करते हैं हम एस टाइफाइड बैक्टीरिया को कि उसमें एंटीबॉडीज और एंटीजन कौन सा है। फ्लोरोसेंट एंटीबायोटिक स्टडी टू लुक फॉर सब्सटेंस डेटा स्पेसिफिक टू टाइफाइड बैक्टीरिया। और फ्लोरोसेंट एंटीबायोटिक
स्टडी होती है किसके लिए कि कौन सा सब्सटेंस जो है स्पेसिफिक रहता है हमें टाइफाइड बैक्टीरिया के लिए। अनदर इज वाइडल टेस्ट एंड ELISA टेस्ट, दिस आर कॉमन टेस्ट। यूरिन एंड स्टील कल्चर सेकेंड और थर्ड वीक में होगा। मेरो कल्चर जो होगा 90% सेंसिटिविटी अनलेस अंटिल आफ्टर 5 days कन्वर्सेशन ऑफ एंटीबायोटिक, 5 दिन तक एंटीबायोटिक देने के बाद में कौन सा मोरो कल्चर टेस्ट भी करवा जाएगा। पंच बायोप्सी सैंपल ऑफ रोज स्पॉट्स कल्चर, जो रोज स्पॉट कल्चर का उनका पंच बायोप्सी करवा जाएगी 33% सेंसिटिविटी के साथ में। क्लोट कल्चर में भी ऑब्टेन फ्रॉम CSF क्लोट कल्चर करवा जा सकता है, उसको हम CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड, मेसेंट्रिक एलएनएस, रिसेक्टेड इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, फेरिंग्स, टॉन्सिल्स, एब्सेक्सिस और बोन, इन चीज में से हम सैंपल को ले सकते हैं। ओके, नाउ सीरोलॉजी में क्या होगा, सीरोलॉजी में आएगा विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट कैसे होता है, ये ट्यूब एब्लिनेशन टेस्ट होता है जो कि ट्यूब के थ्रू होता है। डिटेक्ट O and OH एंटीबॉडीज, हम O और H एंटीबॉडीज को इसमें डिटेक्ट करते हैं। डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड, किसको डायग्नोसिस करने के लिए हम विडाल टेस्ट करते हैं, टाइफाइड और पैराटाइफाइड। टेस्टिंग फॉर H एगुलेशन इन ड्राइस ट्यूब, जो हमारा H एगुलेशन होगा उसको हम ड्राइस ट्यूब में टेस्ट करेंगे। और नेरो ट्यूब फ्लोजिस्कल चढ़ता बॉटम, जो कि नीचे से नेरो ट्यूब फोलिकुल्स लाइक रहेगी। टेस्टिंग फॉर O एग्लूटेनाइज इन फ्लेक्स ट्यूब्स, चोल्की, जो टेस्टिंग O एगुलेशन होगा वो फ्लेक्स ट्यूब्स में होगा और चोल्की ट्यूब्स में। इंक्यूबेटेड एट 37 डिग्री ओवरनाइट, 37 डिग्री सेल्सियस में ओवरनाइट हमें रखने के बाद में इनका टेस्ट लगा रहता है। ओके, एनालिसिस ट्रीटमेंट, अब मेन चीज है इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है। एक्टिविटी, रेस्ट इज हेल्पफुल, सबसे मेन जो होता है रेस्ट। हम क्या करते हैं, जैसे हमने एंटीबायोटिक्स लिए, फीवर है, एंटीबायोटिक्स लिए, हमें लगता है कि हमें आराम हो, जैसे हमें आराम होता है हम कुछ ना कुछ काम पे निकल जाते हैं, छोटा मोटा हल्का सा काम करते हैं, तो जो बॉडी होती है वो फिर से वीक पड़ जाती है। वीक पड़ने के कारण जो वायरस होता है वो बॉडी में हेवी पड़ जाता है, उसके कारण फिर से हमें बेड पे पटक देता है। तो अगर हमें कम फीवर भी आती है तो मस्ट भी 3 दिन तक रेगुलर एंटीबायोटिक ले जाए और रेस्ट सबसे ज़्यादा कर जाए, तो फीवर के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रेस्ट इज मस्ट इंपॉर्टेंट इन फीवर और थायराइड फीवर और टाइफाइड फीवर और पैराटाइफाइड फीवर, सब दोनों में रेस्ट बहुत कंपलसरी है। मेडिकल केयर में हम क्या क्या दे सकते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं फॉर सेवर टाइफाइड, अगर ज़्यादा मात्रा में तो कोर्टिकोस्टेरॉइड पाते हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। अब डाइट, इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट शुड बी मॉनिटर्ड, सॉफ्ट डाइजेशन डाइट इज प्रेफर्ड। इसमें डाइट क्या देनी है, फ्लूइड देना है हमें ज़्यादा मात्रा में, ऐसी चीज़ जो पानी हो गया ज़्यादातर पीते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट्स ग्लूकोज वगैरह इस टाइप पे दे देना चाहिए। सर्जिकल केयर इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, अगर ज़्यादा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में तब आती है वो प्रॉब्लम सर्जिकल केयर की। ओके, नाउ प्रेजेंट ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यू फॉर 14 डेज। ये जो ट्रीटमेंट होता है 14 दिन के लिए हम देते हैं। क्लोरोमिफेनिकोल 500 mg QID, एमिसिलिन 750 mg QID, कोट्रेमोक्सोजोल 2 tablets IV BDS, क्लोरोक्विनाइन ड्रग 24 के साथ में सिप्रोफ्लॉक्सिन 500 mg BDS में। थर्ड जनरल सेफ्लोक्सोप्रिन, सेफ्रिक्सोन, सेफोटॉक्सिन अल्टरनेटिव रहती है। एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1-2 दिन में एक अल्टरनेटिव एंड फ्लोरोक्विनाइन रेजिस्टेंस प्रेजेंट। ये सारा ट्रीटमेंट 14 दिन तक लगातार कंटिन्यूस दिया जाता है टाइफाइड और पैराटाइफाइड वाले पेशेंट को। क्रोनिक केरिस व्हेन फॉर्मली ट्रीटेड फॉर 4 weeks विद सेप्रोफॉक्सिन बट मे रिक्वायर एन अल्टरनेटिव एजेंट एंड ड्यूरेशन एज गाइड बाय द एंटीमाइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्टिंग। एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग के करके हम 4 weeks के लिए सेप्रोफ्लॉक्सिन भी दे सकते हैं। क्लोरोसाइटोमी में भी प्रेजेंट नेसेसरी, कोलेसाइटोटोमी जो होती है वो नेसेसरी होती है इस केस में। ओके, टाइफाइड फीवर के प्रिवेंशन क्या क्या होते हैं, हम क्या क्या प्रिवेंशन रख सकते हैं। सबसे पहले तो है वॉश हैंड्स, हैंड वॉश करते रहिए। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, जो पानी है उसको गुनगुना पानी पीना चाहिए। क्लीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल सब्जी और हम फल लाते हैं उनको धो के खाए अच्छे से। और गेट वैक्सीनेटेड, अगर कोई ऐसे पर्सन से जो कि लगातार उनको हॉस्पिटलाइज जिसमें ड्यूटी वगैरह रहती है और ऐसी जगह पर जहाँ पे टाइफाइड फीवर जो रहती है ज़्यादा मात्रा में रहती है, डिसीज रहती है, स्प्रेड होती है, तो इस केस में आप वैक्सीन लगाना ज़्यादा बेटर रहता है।